हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 11th स्टैंडर्ड के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, इसके पहले जितने भी लेक्चर्स थे हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या था, टफनेस, हार्डनेस, ये सभी चीज हमने डिस्कस किया था। आज हमारा 7वां लेक्चर है दोस्तों, एंड नॉर्मली देखा जाए तो आज हम लोग का ये आखिरी लेक्चर होने वाला है, यानी कि फाइनली हमारा ये जो चैप्टर काफी दिनों से चल रहा था जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये टोटली कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमें बात करना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है फ्रिक्शन इन सॉलिड। ठीक है, तो फ्रिक्शन इन सॉलिड, ये नॉर्मली बहुत बार आपने ये वर्ड सुना होगा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन एग्जैक्टली क्या होता है ये हम लोग आपको यहां पे बताने वाले हैं। तो नॉर्मली फ्रिक्शन का एक बेसिक मीनिंग अगर बताएं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट आप कंसीडर करो, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज माय ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये हाथ मेरा एक ऑब्जेक्ट है, हाथ ही ले लो, और दूसरा ये मेरा हाथ है। जब मैं एक दूसरे के ऊपर इसको रगड़ता हूं, यानी कि रब करता हूं, यानी कि क्या हो गया कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रगड़ता है तो कहीं ना कहीं उसमें क्या होता है, एक तरीके से घर्षण होता है। घर्षण मतलब क्या होता है, रबिंग एक्शन होता है। जैसे कि आपको पता है देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसमें कुछ ना कुछ रगड़ आपस में खाता है, आपस में रब होता है वो चीज। तो जब वो चीज रब होगा तो कहीं ना कहीं उसमें क्या होता है, एक फ्रिक्शन डेवलप होता है। तो फ्रिक्शन का बेसिक मीनिंग क्या हुआ यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखो ये चीज। तो नॉर्मली होता यह है कि वेन एवर वन बॉडी इज रब ओवर द अनदर बॉडी, जैसे कि मेरा एक बॉडी है, ठीक है, और एक और मेरा कोई ऑब्जेक्ट है यहां पे, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कहीं ना कहीं अगर रगड़ हो रहा है, इसको मैं क्या कर रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट को बार बार इधर से इधर में क्या कर रहा हूं, इसको मूव कर रहा हूं। ये ऑब्जेक्ट स्टेबल है, ये फिक्स है, ये फिक्स किया हुआ है मैंने, और ये ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं रब कर रहा हूं। तो ये जब पोर्शन होगा ना, ये पूरा जो नीचे वाला पोर्शन होगा इतना, ये क्या हो जाएगा, बार बार यहां पे रगड़ खाएगा, और ये यहां पे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स आपका क्या हो जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है आपका डेवलप हो जाता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज नथिंग बट एक ऐसा फोर्स होता है जो फ्रिक्शन की वजह से होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द फ्रिक्शन फोर्स। एंड नॉर्मली वो फोर्स के वजह से ही हम लोग का फ्रिक्शन डेवलप होता है। तो यहां पे एक साइंटिफिक चीज ये भी है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता। आपको एक सवाल अगर कोई पूछता है कि बेटा बताओ अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, बहुत सारी चीजें जो हम लोग जमीन पे चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, या फिर गाड़ियां जो आपस में सड़क पे चल पाती है, या फिर बहुत सारी चीजें आप देखोगे, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अगर वो चीज नहीं होता तो हम जो है अपने जमीन के ऊपर चल नहीं पाते और फिसल के गिर जाते हैं। करेक्ट है। तो फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, अगर नॉर्मली जैसे मैंने बोला कि अगर हम लोग चल रहे हैं तो लादी है, अगर कोई आपका जो टाइल्स होता है आपके घर में, उस पर ऑयल गिरा दो, तो ऑयल गिरा दोगे तो क्या हो जाएगा, आप जैसे उसके ऊपर पैर रखोगे तो आप फट करके स्लिप करके गिर जाओगे। तो स्लिप करके क्यों गिर जाओगे दोस्तों, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि अगर आपने ऑयल डाला हुआ है तो ऑयल क्या करेगा, वो दोनों के बीच में जो घर्षण हो रहा था, जो फ्रिक्शन हो रहा था, उसको खत्म कर देगा। तो जैसे आप ऑयल के ऊपर आपने पैर डाला तो आपका जमीन के ऊपर से और आपके पैर के बीच में से जो फ्रिक्शन था, जो फ्रिक्शनल फोर्स था, वो गायब हो गया बिकॉज ऑफ ऑयल। एंड वो फ्रिक्शन फोर्स गायब होने की वजह से आप स्लिप खा के गिर जाओगे। तो ये बहुत बार देखा गया है, और ये जो ऑयल के वजह से फ्रिक्शनल फोर्स रिड्यूस होता है, साथ ही में खत्म भी किया जा सकता है। तो जहां पे आपको फ्रिक्शन की जरूरत होती है वहां पे आप फ्रिक्शन रखते हो, लेकिन जहां पे आपको फ्रिक्शन की जरूरत नहीं होती है वहां पे आप ऑयल या फिर ऑयल से बनी हुई चीजें डालते हो। जैसे कि आपका शटर होता है, शटर, ठीक है ना। अब शटर में क्या होता है कि जब भी वो ऊपर नीचे हम लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो पार्ट होता है वो यहां पे एक तरीके से घिस जाता है। तो आप क्या करते हो, वहां पे ग्रीस लगाते हो ताकि वो स्लिप हो, ताकि हम लोग को आसानी हो कि आपका शटर ऊपर नीचे हो सके। क्लियर है। तो जहां पे भी आपको रगड़ जो चीजें होती है, जहां पे रबिंग एक्शन होता है, जब दो चीज आपस में टकराती है बार बार, तो अगर वहां पे आपको फ्रिक्शन चाहिए होता है तो आप उसको ऐसे ही छोड़ देते हो। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं चाहिए होता है तो वी कैन अप्लाई देयर ऑयल, या फिर ऑयल से बने हुए चीजें जो होती है उसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फ्रिक्शन और परमानेंटली डिलीट दैट फ्रिक्शन, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, वहां पे ऑयल लगा सकते हैं। अब एक और चीज ये है कि जैसे मैंने बोला कि यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट था और दूसरा ऑब्जेक्ट यहां पे है, समझ लो। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरफ से फोर्स लग रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स वो इस तरफ से क्या हो रहा है, मोशन में जा रहा है, यानी कि इस तरफ से मोशन में जा रहा है। ठीक है ना। चलो मैं एक गाड़ी का एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, यहां पे मैं क्या करता हूं, एक व्हीकल है मेरे पास, समझ लो एक गाड़ी है, एक इसको गाड़ी समझ लेना, बस समझ लेना, ठीक है। और ये मेरा रोड है, ये क्या है मेरा, ये मेरा रोड है, और गाड़ी चल रही है आगे की तरफ से, ये आगे की तरफ से गाड़ी चल रही है। तो जब गाड़ी आगे की तरफ से चल रही है तो मोशन भी आगे ही होगा, क्योंकि फोर्स उसको आगे की तरफ धकेल रहा है। लेकिन इसमें होता क्या है कि ऑब्वियसली इसका जो टायर होता है, टायर और रोड के बीच में कहीं ना कहीं फ्रिक्शन हो रहा होगा। तो ये जो फोर्स जब आगे की तरफ होता है, नॉर्मल हमारा फोर्स, और जो मोशन होता है जब आगे की तरफ होता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये चीज आपको याद रखना है। तो यानी कि
जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है इट ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखना है कि वेन एवर इफ any object is moving in certain direction, if any object is moving in forward direction, let's suppose, so then the frictional force is acting in the backward direction, in the reverse direction, because जैसे मैंने आपको बताया रीजन, क्यों रीजन है इसका, क्योंकि कोई भी चीज फ्रिक्शन कब होती है, जब एक चीज आगे बढ़ती है। तो जब एक चीज आगे बढ़ेगी तो उसके रेफरेंस में जो दूसरी चीज रहेगी वो क्या जाएगी, पीछे जाएगी। तो जब ये गाड़ी आगे जा रही होगी तो उसके रेफरेंस में ये जो रोड है वो कहां जा रहा है, पीछे जा रहा है। मतलब रोड तो उधर ही है, लेकिन गाड़ी के रिलेटिव मोशन में आप जब देखोगे तो रोड पीछे सरक रहा है। तो पीछे सरक रहा है तो कहीं ना कहीं उसको ग्रिप बनाने के लिए, क्योंकि अगर दोनों ही आगे जाएंगे तो आप ऑब्वियसली स्लिप होकर गिर जाओगे। गाड़ियां जो है अगर रोड भी आगे चलती रहेगी, जैसे एक्सकलेटर होता है, एस्केलेटर, तो एस्केलेटर भी आगे बढ़ता रहता है और एट ए टाइम आप आगे भागोगे तो आपको गिरने का चांसेस रहेगा। लेकिन वही आप स्टेबल खड़े रहोगे तो आपको आपका जो फोर्स है पीछे की तरफ रहेगा तो वो आपको आगे की तरफ लेके जाएगा, तो बैलेंस बना रहेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में इसलिए रहता है ताकि वो बैलेंस बना के रखे और आप गिरे ना, या फिर कोई भी चीज जो है वो ऑटोमेटिकली अपना फंक्शन जो है परफॉर्म कर सके। और यही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एक तरीके से फ्रिक्शन इन सॉलिड बोलते हैं। कोई भी सॉलिड मीडियम में ऐसा ये फ्रिक्शन देखा गया है। एग्जांपल्स, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, जैसे कि हम लोग अपना शूज पहनते हैं, ठीक है ना, नंगे तो रहते ही है, नंगे पैर तो रहते ही हम लोग, लेकिन नॉर्मली कुछ कांटे वगैरह ना चुभ जाए इसके लिए हम लोग नॉर्मली कुछ शूज या फिर चप्पल वगैरह डाल लेते हैं। क्यों डालते हैं कि चप्पल के आपने पीछे देखा होगा तो चप्पल के पीछे कुछ ना कुछ, या फिर शूज के पीछे कुछ ना कुछ क्या होता है, डिजाइन होता है, आपने देखा होगा। तो कुछ तरह से इस तरीके से डिजाइन ऐसे बने रहते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे अलग अलग पैटर्न में, अलग अलग शेप्स में डिजाइन बनते हैं। तो वो डिजाइन क्यों होता है, वो कटिंग्स क्यों होते हैं, ताकि जब वो रोड के ऊपर चले आप तो वो चीज और वो चीज के बीच में कहीं ना कहीं कांटेक्ट हो और वो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो, तो आप गिरे ना, भागते भागते टाइम भी ना गिरे, क्योंकि भागने के टाइम आपका फोर्स आगे के डायरेक्शन में रहता है, लेकिन फिर भी आप गिरते नहीं हो। क्यों नहीं गिरते हो, क्योंकि आपका फ्रिक्शन फोर्स आपके पैर को पकड़ के रखा हुआ है, तो नहीं गिरते हो। इवन आप टायर्स ले लो, गाड़ी के टायर्स जो होते हैं उसके ऊपर भी निशान होते हैं ना, थ्रेड बोलते हैं जिसको। गाड़ी के टायर होता है एकदम स्मूथ नहीं होता, चपटा नहीं होता, आपने देखा होगा, उसके ऊपर भी मार्किंग्स होते हैं। तो वो क्यों होता है, जितना अच्छा मार्किंग होगा उतना वो टायर जो है रोड के ऊपर ग्रिप बना के चलेगा, पकड़ बना के चलेगा, सो दैट आपकी जो टायर है वो फिसलेगा नहीं और आपकी गाड़ी गिरेगी नहीं। तो देयर आर सो मेनी रीजंस जो कि आपको समझ में आता है। तो अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे इतने सारी चीज हमने डिस्कस कर लिए, तो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ फ्रिक्शनल फोर्स का डेफिनेशन, ठीक है। ये इतने सारे कंसेप्ट और नॉलेज तो हमने पढ़ लिया, अब एक्जैक्टली फ्रिक्शन फोर्स का क्या डेफिनेशन है तो ये मैं आपको लिखा के देने वाला हूँ, या आप लोग अपने बुक में भी नोट डाउन कर सकते हो ताकि आप लोग अपना नोट्स खुद का प्रिपेयर कर सको। एंड जो भी मैं दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता हूं, जो मैं भले ही नहीं लिखा रहा हूं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर मैं बोलता हूं और आपको लगता है कि दोस्तों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर से उसको नोट डाउन कर लीजिए करें, ताकि आप लोग को ये चीज काम आ जाए, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि यहां पे मैं डेफिनेशन कुछ लिखा रहा हूं, सबसे पहले मैं बात करूंगा फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे मैंने बोला कि जो फ्रिक्शन की वजह से फोर्स डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड एज द फ्रिक्शनल फोर्स। तो डेफिनेशन से इट एज द मैकेनिकल फोर्स बिटवीन टू सॉलिड सरफेस। क्या बोल रहा हूं मैं कि द मैकेनिकल फोर्स, ये चीज ध्यान से देखना, द मैकेनिकल फोर्स बिटवीन टू सॉलिड सरफेस, दो सॉलिड सरफेस अगर है, टू सॉलिड सरफेस, मैकेनिकल फोर्स बिटवीन टू सॉलिड सरफेस इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, ठीक है ना, वो दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में भी होनी चाहिए, इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। ये दोनों जब आपस में कॉन्टैक्ट होंगे, कोई भी मैकेनिकल फोर्स हो, जब दो ऑब्जेक्ट के, दो सॉलिड ऑब्जेक्ट के बीच में हो रहा होगा एंड ये दोनों जब आपस में कॉन्टैक्ट में होंगे आपस में, तो वो जो फोर्स होगा दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स, इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल फोर्स, इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्रिक्शनल फोर्स। ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स की बात कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे से कांटेक्ट में आ रहे हैं तो उसके ऊपर जो मैकेनिकल फोर्स काम कर रहा है, जो दोनों को एक साथ कांटेक्ट में रखा हुआ है, उसको बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। और इसी के हिसाब से हमारा फ्रिक्शन का डेफिनेशन भी क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूं तो फ्रिक्शन एग्जैक्टली क्या है, फ्रिक्शन मींस द प्रॉपर्टी विच रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन। क्या बोल रहा हूं मैं कि द प्रॉपर्टी विच रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन। क्या कर रहा है वो, ऑब्जेक्ट का जो रिलेटिव मोशन होगा उसको वो क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। द प्रॉपर्टी विच रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेस, बिटवीन द टू सरफेस, जब दो सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट होंगे, बिटवीन द टू सरफेस विच आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, विच आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर इज कॉल्ड फ्रिक्शन। करेक्ट है दोस्तों। क्या हो गया डेफिनेशन, सिंपल सा, कि ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो रेजिस्ट करता है। ये वर्ड याद रखना, रेजिस्ट करना यानी कि रोक रहा है। किसको रोक रहा है, रिलेटिव मोशन दो सरफेस के बीच के। तो दो सरफेस है आपस में, फ्रिक्शन के वजह से यहां पे एकदम फास्ट करके स्लिप नहीं हो रहे, वो उनका रिलेटिव मोशन करवाने में क्या कर रहा है, एक तरीके से रेजिस्टेंस, पकड़, मजबूती प्रदान कर रहा है वहां पे,
ताकि दोनों जो कांटेक्ट वाले ऑब्जेक्ट जो हैं वो आपस में यहां पे रिलेटिव मोशन नहीं कर सके, रेजिस्ट करता है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। तो इमेजिन करो फ्रिक्शन अगर नहीं होता तो बहुत सारी चीज नहीं होती, जैसे कि हम चल नहीं पाते, गाड़ियां रोड पे नहीं चल पाती, हम जूता पहन के भाग नहीं पाते, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको देखने मिलती जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से पॉसिबल हो पाता है। अब ये जो फ्रिक्शन है दोस्तों वो क्यों आया है, कैसे आया है, इसका ओरिजिन क्या है, तो ओरिजिन के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस फ्रिक्शन। ठीक है, इसको रफ कर लेता हूं मैं सबसे पहले। ओके, क्या मैंने बोला कि इसका ओरिजिन है क्या, ये जो मैंने बोला फ्रिक्शन जो है इसका ओरिजिन क्या है, कहां से आया। तो नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर आप देखोगे, कोई भी ऑब्जेक्ट में आप जब देखोगे तो उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे 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 माइक्रोस्पोर्स के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हम लोग को नॉर्मल आंख से दिखा देता नहीं है। उसका जो स्मूथ सरफेस होता है, स्मूथ सरफेस मतलब ऊपर का जो भी पोर्शन है उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत छोटे 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 सरफेस होते हैं जो कि हम लोग को माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है। तो वो अगर सरफेस की बात करें तो उसमें होते हैं छोटे छोटे इरेगुलरिटीज। इरेगुलरिटीज का मतलब क्या होता है, उबड़ खाबड़ होता है, लेकिन वो इतना उबड़ खाबड़ नहीं होता है कि हम लोग को दिखाई देता है आंख से। स्मूथ सरफेस की अगर बात करोगे तो ये भी जो दोस्तों ये आपका बोर्ड जो है ये भी बहुत चिकना सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, लेकिन इसको अगर मैं 1000 गुना ज्यादा जूम करके देखूंगा इतने से पोर्शन में तो भी आपको वहां पे कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज जो है वो आपको नजर आएगा। तो वही इरेगुलरिटीज के बीच में जब दूसरा ऑब्जेक्ट जब इसके कांटेक्ट में आएगा, समझ लो एक दूसरा ऑब्जेक्ट है ये इसके कांटेक्ट में आएगा, तो इसका इरेगुलरिटीज और इसका इरेगुलरिटीज दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिलेंगे और टकराएंगे। तो जब टकराएंगे तो एक दूसरे को रेजिस्ट करेंगे ताकि रिलेटिव मोशन ना हो, जैसा हमने डेफिनेशन पढ़ा। तो वो चीज की वजह से यहां पे क्या जनरेट होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है, दोनों के बीच में रगड़। अब जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि अगर आपका हाथ है दोस्तों, ये क्लीन में हाथ ले लेता हूं, यहां पे मैं आपको बताता हूं, ये मेरा हाथ है और ये दूसरा हाथ है। अब ये दोनों में कहीं ना कहीं क्या है, फ्रिक्शन हो रहा है। जब मैं रगड़ का रहा हूं, यहां पे मैं रगड़ रहा हूं तो आपके हाथ जो है गर्म करता है, ये अपना करके देखना। ये फिजिकल चीज मैं बता रहा हूं, प्रैक्टिकल चीज, कि अपने दोनों हाथ को जोर जोर से रगड़ो और आपको ना गर्म महसूस होगा, गर्मी महसूस होगा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके हाथों में क्या है, फ्रिक्शन हो रहा है। फ्रिक्शन की वजह से तो हीट जनरेट होता है ना, जब कोई भी चीज रगड़ खाती है तो हीट तो होगा ही। ये रगड़ जब खा रहे हैं और हीट जनरेट हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं मेरे हाथों में दोनों में फ्रिक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे हाथों में भी कुछ इरेगुलरिटीज प्रेजेंट है। भले छूने में एकदम स्मूथ दिख रहा है, एकदम छूने में क्या लग रहा है, एकदम स्मूथ प्लेन लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर इरेगुलरिटीज है। एंड जब वही दोनों एक दूसरे के इरेगुलरिटीज आपस में जब मिलते हैं तब जाके क्या होता है, वहां पे फ्रिक्शन जनरेट होता है। और यहां पे भी सेम वही चीज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शन है ये कैसे होता है, जब दोनों के इरेगुलरिटीज आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं, एक दूसरे में इंटरलॉक होते हैं थोड़े समय के लिए, और बार बार जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो वो आपस में इंटरलॉक होकर एक दूसरे से यहां पे इंटरैक्ट करते हैं। और ये दोनों सरफेस की अगर मैं बात करूं जब सेम मटेरियल में होता है, यानी कि अगर हमारा जो मटेरियल है, फॉर एग्जांपल ये दोनों मटेरियल सेम सरफेस से बने हुए हैं, तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, वो फोर्स को हम लोग बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। ये दो फोर्स मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि अगर कोई भी मेरा ऑब्जेक्ट में जब रबिंग एक्शन हो रहा है और उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन वो दोनों मटेरियल सेम चीज के बने हुए हैं, तो उसमें हम लोग बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। तो आपको याद रखना है, सेम मटेरियल या फिर सेम टाइप आप बोल सकते हो, तो उसको कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। और दूसरा मैंने बोला अधेसिव फोर्स। दूसरा जो टाइप का फोर्स होता है जो इसके अंदर लगता है वो है अधेसिव फोर्स। जब आपके मटेरियल क्या होते हैं, आपस में डिफरेंट होते हैं, तो इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी अलग अलग होगा। तो दैट्स वाई वो टाइप का जो फोर्स होगा वो क्या होगा, अधेसिव फोर्स होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जब सेम मटेरियल के बोथ सरफेस रहेंगे तो वो कोहेसिव फोर्स रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के सरफेस रहेंगे तो वो अधेसिव फोर्स रहेगा। ऐसा आपको फिलहाल में याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि एक तरीके से आखिरी टॉपिक है, लेकिन उसके अंदर सब टॉपिक्स बहुत सारे हैं, तो थोड़ा सा लंबा जाएगा वीडियो, लेकिन ध्यान से देखना, आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक इज नथिंग बट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन देख लिया, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ओरिजिन कैसे हुआ है, हर चीज समझ लिया। अब यहां पे नजर डालते हैं कि ये जो फ्रिक्शन है ना, ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो नॉर्मली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन जिसको डायनामिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं, और तीसरा जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन है। तो ये तीनों के तीनों यहां पे मैं आज पढ़ाने वाला हूं, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, हेडिंग डाल देता हूं सबसे पहले, दैट इज टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे हमारा पहला टाइप का फ्रिक्शन, जिसका नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या नाम है दोस्तों? स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, तो ध्यान से देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज नथिंग बट, नाम से थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि कोई भी चीज जब स्टैटिक कंडीशन में होती है, यानी कि रेस्ट पोजीशन में होती है। ठीक है, यहां पे मैं क्या बता रहा हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है दोस्तों, अगर वो रेस्ट पोजीशन में है और उसके रेफरेंस में कोई और मेरा ऑब्जेक्ट है जो कि इसके अकॉर्डिंगली मूवमेंट कर रहा है,
यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा है, यहां पे तो आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं अपने हाथ का एग्जांपल देके समझाता हूं आपको, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मेरा एक ऑब्जेक्ट है और मेरा एक और ऑब्जेक्ट है, जब इसके ऊपर है तो मैं क्या कर रहा हूं, एक फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन मैं जितना फोर्स लगा रहा हूं ना, वो फोर्स इतना इनफ नहीं है कि वो मोशन कर पाए। जैसे मैंने इतना फोर्स लगाया अभी कि ये मोशन नहीं कर पा रहा है, मैंने एक फोर्स लगाया, मेरे हाथ में दम लगा रहा हूं मैं, लेकिन वो मूव नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं वो फ्रिक्शन की वजह से ये रुक के रखा हुआ है, लेकिन थोड़ा और फोर्स लगा दूंगा तो ये आगे चले जा रहा है। समझ में आ रहा है? यानी कि इतना ही फोर्स जो यहां पे मूवमेंट ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं जस्ट इनिशिएट होने वाला रहेगा, तो वो टाइप का जो फोर्स रहेगा हमारा, वो टाइप के फोर्स को हम लोग बोलेंगे कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक ऐसा फ्रिक्शन होता है जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में मूवमेंट नहीं होता है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट यहां पे आपस में चिपके हुए हैं, आपस में रगड़ खा रहे हैं, लेकिन उसके वजह से रिलेटिव मोशन दोनों में नहीं हो रहा है, डज नॉट मूव, तो वो टाइप के फ्रिक्शन को हम लोग बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहां पे याद रखना और एक चीज है कि हमारा जो भी फोर्स रहेगा ना, समझ लो ये फोर्स लग रहा है, तो वो यहां पे छोटा रहेगा, फोर्स का वैल्यू कम है फ्रिक्शनल फोर्स से, तो फ्रिक्शनल फोर्स से हमारा जो फोर्स का वैल्यू है, एफ लिख रहा हूं फ्रिक्शनल फोर्स के लिए, तो फोर्स का वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स से कम है, इसके लिए ये तो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो जगह पे रुक गया है क्योंकि फ्रिक्शन ने उसको रोक दिया है, तो वो टाइप का जो फ्रिक्शन रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा एंड बहुत ही मजेदार एग्जांपल था जो कि मैंने आपको यहां पे बताने की कोशिश की। अब इसी में एक और चीज है दोस्तों कि ये जो आपका है स्टैटिक फ्रिक्शन, इसी में एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है जो कि है लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन का टॉपिक चल रहा है, तो इसका एक लॉ भी है दोस्तों। वो लॉ क्या है वो भी साथ में बता देता हूं। तो लॉ ये बोलता है कि जो लिमिटिंग फोर्स होता है ना स्टैटिक फ्रिक्शन में, यानी कि जो फोर्स है आपका, ये जो फोर्स है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्या डेफिनेशन है इसका, द लिमिटिंग force of static friction, the limiting force of static friction is directly proportional, इन्होंने बोल के रखा है कि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? जो द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेस, यानी कि अगर कोई दो सरफेस है, जैसे कि ये दोनों सरफेस है, अब ये दोनों में जैसे मैंने बोला स्टैटिक फ्रिक्शन कब होगा कि जब उनके बीच में फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन वो फोर्स अप्लाई होने के बावजूद भी ऑब्जेक्ट हिल नहीं पा रहा है, आगे नहीं जा रहा है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ने उसको पकड़ रखा है। तो वो टाइप का फ्रिक्शनल फोर्स क्या था? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स था। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन था। अब लॉ हमारा यही है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन उसमें एक्ट कर रहा है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन में जो लिमिटिंग फोर्स एक्ट कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल रिएक्शन से, यानी कि जो मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन है एफएल मानता हूं मैं स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए, तो वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल रिएक्शन एन से, यानी कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एल इज इक्वल टू एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, तो हमें एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसका नाम है यूएस। यू नहीं है, ये म्यू बोलते हैं इसको, जिसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय एन। तो एफ एल इज इक्वल टू यू एस मल्टीप्लाई बाय म्यू एस मल्टीप्लाई बाय एन, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि म्यू एस का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफ एल अपॉन एन इज इक्वल टू एफ एल अपॉन एन। तो ये हमारा दो फॉर्मूला यहां पे बन गए, और जिसमें आपका यूएस का मतलब ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इसका मतलब होता है। यानी कि एक चीज यहां से क्या क्लियर हुआ दोस्तों कि यहां पे आप जब देखें कि जो मेरा लिमिटिंग फोर्स था स्टैटिक फ्रिक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यानी कि एफएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ये आपको समझ में आ गया। तो एफएल इन ऑर्डर टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी, आपने बचपन में पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ा होगा कि ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो कांस्टेंट है हमारा म्यू एस, और म्यू एस का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन, तो इसके कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं, हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यू होता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। और अगर आपको कोई न्यूमेरिकल पूछता है, जो कि एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, वो मैं आपको कराऊंगा, तो उसमें आपको दिया हुआ रहेगा कि इसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इतना है, और आपको कुछ कैलकुलेट करने के लिए बोला रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये एग्जांपल्स और ये जो फॉर्मूले हैं, डेफिनेशन आपको समझ में आ गया रहेगा। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन के ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल है, यानी न्यूमेरिकल है, वो मैं आपको सॉल्व कराने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो हमारा लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का ही पार्ट है वो, तो इसमें ही रहने देता हूं मैं, इसको मैं रफ करूंगा इतना पोर्शन को। ठीक है, इतने पोर्शन को मैं रफ करता हूं, ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज बहुत ही मजेदार है। और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट, और थोड़ा सा और यहां पे टाइम लगेगा, यानी कि ये पहला हो गया, दूसरा तीसरा और होने के बाद आपका जो लेक्चर है खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस आप रखोगे तो हर एक चीज आपको मिलता रहेगा। तो जैसे मैंने बोला कि एक न्यूमेरिकल हम लोग को सॉल्व करना है जो कि आपके स्टैटिक फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड था। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा रहेगा कि दो कोएफिशिएंट जो है, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन
द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज गिवन हियर, जो कि है आपका ऐसा बोला है कि द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ए ब्लॉक, बिटवीन, क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहां पे, बिटवीन अ ब्लॉक एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा कोई तो, और एक ब्लॉक है, ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन हो रहा है। तो उसके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू हमें दिया हुआ है, जो कि है इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल सरफेस इज इक्वल टू 0.4, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 0.4 देके रखा है। साथ ही में बोला है कि जो मास है ब्लॉक का, मास ऑफ ब्लॉक जो है वो 0.25 kg उन्होंने ऐसा बोल के रखा है कि वो दिया है, ठीक है, 0.25 kg दिया है। हमें क्वेश्चन ये पूछा है फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स, फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स, फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना। कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको फोर्स निकालना है। तो सबसे पहली बात आपके मन में ये होना चाहिए कि गिवन क्या क्या दिया है, तो लिख लो गिवन क्या क्या दिया है। ये आपको स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट दिया है, यानी कि यूएस का वैल्यू दिया है 0.4, और एक चीज दिया है यहां पे मास दिया हुआ है, यानी कि m इज इक्वल टू 0.25 kg दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स यानी कि F का जो वैल्यू है वो आपको निकालना है। एक फॉर्मूला आपको पता है, अभी अभी सीखा आपने स्टैटिक फ्रिक्शन का, कि FL इज इक्वल टू म्यू एस मल्टीप्लाई बाय एन। ये फॉर्मूला अभी अभी देखा, डाल देते हैं फॉर्मूला में वैल्यू। तो FL इज इक्वल टू म्यू एस का वैल्यू दिया है 0.4, और n का मतलब होता है मास इंटू ग्रेविटी। n का मतलब होता है मास इंटू ग्रेविटी, नॉर्मल रिएक्शन जो होता है मास इंटू ग्रेविटी होता है। तो आपको 0.4 दिया हुआ है, मास आपको दिया हुआ है 0.25, ग्रेविटी का वैल्यू होता है 9.8। ये तीनों का आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका FL का वैल्यू आ जाएगा, जो कि आ रहा है आपका 0.98 न्यूटन। तो ये आ गया आपका फोर्स का वैल्यू, जो कि आपको निकालना था। तो आपका जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है बिकॉज ऑफ दिस स्टैटिक फ्रिक्शन, वो आ रहा है आपका FL इज इक्वल टू 0.98 न्यूटन। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल चीज था एंड बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आप पे बताने की कोशिश की है। अब चलते हैं आगे का टाइप्स। ये हो गया पहला टाइप का फ्रिक्शन, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म होता है, उसका लॉ भी हमने पढ़ लिया। अब सेकंड पढ़ेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन का भी लॉ है यहाँ पे, वो भी हम लोग पढ़ लेंगे। एंड उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन है, तो थोड़ा सा और टाइम लगेगा, बस हमारा ये जो चैप्टर है कंप्लीट होने ही वाला है। तो आप ध्यान से बने रहो, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा आपके लिए बता रहे हैं और आपका कंसेप्चुअल नॉलेज आपको क्लियर करके दे रहे हैं। तो बस आप बने रहो, हर एक चीज आपको यहाँ पे मिलते रहेगा। ओके, ये हो गया हमारा पहला टाइप का फ्रिक्शन, जिसका नाम था स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकंड जो टाइप है, हेडिंग डालेंगे हम लोग, सेकंड टाइप का फ्रिक्शन का नाम है यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, ओके। अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन का मीनिंग क्या है? जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा था, उसमें क्या था कि ऑब्जेक्ट जो था वो मूव नहीं हो रहा था, रुका हुआ था, क्योंकि फ्रिक्शन ने उसको रोक के रखा था। बट यहां पे क्या होगा कि जब भी मेरा वो ऑब्जेक्ट था, समझ लो ये मेरा ऑब्जेक्ट था, तो ये यानी कि लेकिन मैंने थोड़ा सा और ज्यादा फोर्स लगा दिया, तो ज्यादा फोर्स लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव होने लगा, ये दोनों के बीच में मूवमेंट होने लगा। तो जब मूवमेंट होने लगा, तब जो फ्रिक्शन उसके ऊपर काम करेगा, वो जो टाइप का फ्रिक्शन रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी कि फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस विथ बॉडी इज एक्चुअली स्लाइडिंग ओवर अनदर बॉडी। यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ, इसका डेफिनेशन ये हो जाएगा, फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस, यानी कि इसमें जब फ्रिक्शन हमारा दो सरफेस के बीच में होगा, कि जब हमारा बॉडी जो रहेगा, व्हेन द बॉडी इज स्लाइडिंग ओवर अनदर बॉडी, मतलब एक बॉडी हमारे दूसरे बॉडी के ऊपर जब स्लाइड हो रहा रहेगा, तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वही रहेगा हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि काइनेटिक फ्रिक्शन का डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गया होगा, क्या होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब इसी में इसका लॉ भी होता है, तो लॉ भी पढ़ लेते हैं हम लोग, लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो जैसे आपने स्टैटिक फ्रिक्शन का लॉ देखा था कि उसमें जो फोर्स था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, किससे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन से। उसमें भी क्या था कि जो भी उसका फोर्स था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल से। तो सेम इसमें भी कि वो जो फोर्स रहेगा काइनेटिक फ्रिक्शन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल रिएक्शन से दो सरफेस के बीच में। तो हमारा यहां पे जो फोर्स हमने मानेंगे, यहां पे हम लोग क्या मानेंगे, फोर्स का यहां पे हम लोग मानेंगे एफ के। उसके लिए हम लोग एल माने थे स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए, यहां पे मानेंगे एफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन एन। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए आप कैसे यूज करोगे, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। यानी कि इस बार आप क्या यूज कर रहे हो, यू के यूज कर रहे हो, जो कि है आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहां पे यूके का भी फॉर्मूला मिल जाएगा, म्यू के इज इक्वल टू एफ के डिवाइड बाय एन। तो ये आपका एक और फॉर्मूला बन गया। और यहां पे म्यू के का मतलब ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, केएफ लिख रहा हूं शॉर्टकट के तौर पे, तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अगेन यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन यहां पे था, फोर्स था, आपको कोई भी वैल्यू, इसके ऊपर न्यूमेरिकल दिया हुआ नहीं आपके सिलेबस में, लेकिन अगर आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको फोर्स का वैल्यू दिया रहेगा,
म्यू का वैल्यू दिया रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन निकालने पूछेगा, या तो आपको एफ का फोर्स का वैल्यू निकालने बोलेगा, जैसे हमने प्रीवियस में कैलकुलेट किया था। सेम कुछ नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन की तरह ही है, लेकिन फर्क यही है कि स्टैटिक फ्रिक्शन में आपका रुका हुआ ऑब्जेक्ट रहता है, यहां पे मूवमेंट हो रहा है, दोनों के बीच में स्लाइड हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, दैट्स व्हाई वो फ्रिक्शन जो आ रहा है वो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन आ रहा है। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द फोर्स ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट इज एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, और म्यू के इज इक्वल टू एफ के इंटू एन। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट टॉपिक जो है, यानी कि आपका थर्ड टाइप का फ्रिक्शन, जिसका नाम है रोलिंग फ्रिक्शन, इसको भी खत्म करा देते हैं और आपका आज का जो लेक्चर है वो भी स्टॉप हो जाएगा, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये खत्म करता हूं मैं, इसको तीसरा हेडिंग डाल देंगे। ओके, थर्ड वन क्या नाम है? थर्ड जो टाइप का फ्रिक्शन है हमारा, जिसका नाम है रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है वो हम लोग देखेंगे। तो ऑब्वियसली कोई चीज जब रोल होगा तो फ्रिक्शन आएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। तो डेफिनेशन ये बोलता है हमारा कि जो फ्रिक्शन होता है दो बॉडी के बीच में, यानी कि फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज, फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज, यहां पे बोल के रखा है कि अगर कोई भी फ्रिक्शन हो रहा है दो बॉडी के बीच में इन कॉन्टैक्ट, अगर दोनों बॉडी क्या है आपस में कॉन्टैक्ट है में है, व्हेन वन बॉडी इज रोलिंग ओवर, एक बॉडी जो है वन बॉडी इज रोलिंग ओवर अनादर बॉडी, देन इट इज कॉल्ड एज रोलिंग फ्रिक्शन। यानी कि इसका डेफिनेशन तो मैंने लिख दिया, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि अगर मेरा फ्रिक्शन दो बॉडी के बीच में हो रहा है, कोई मेरा दो बॉडी है, ठीक समझ लो, ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, देखो ये दोनों घूम रहे हैं, जैसे गियर्स होते हैं ना, गियर्स समझ लो, यहां पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये दोनों बॉडी जो है घूम रहे हैं, रोल हो रहे हैं एक दूसरे से, रोल हो रहे हैं, समझ में आ रहा है? पता नहीं आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, यहां पे मैं आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग को दिखेगा कि नहीं आई डोंट नो। आप देखोगे तो ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है रोलिंग कर रहे हैं, आपस में रोलिंग कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये दोनों के बीच में क्या हो रहा होगा, फ्रिक्शन हो रहा होगा, लेकिन ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से रोल कर रहे हैं। तो जब ये ऑब्जेक्ट दोनों में रोल कर रहे हैं, एक बॉडी दूसरे बॉडी से कॉन्टैक्ट में है, लेकिन फ्रिक्शन भी हो रहा है, लेकिन वो रोलिंग की वजह से हो रहा है, तो ऐसे टाइप के फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी टॉपिक जो है हमारा, यानी कि थर्ड टाइप का फ्रिक्शन जो है रोलिंग फ्रिक्शन, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए दोस्तों यही था हमारा लेक्चर, जिसमें हमने आपको सब जो टॉपिक, जितने भी टॉपिक्स थे हमारे, ये हमने सब कवर कर लिए। एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत सारी चीजें होती हैं कि क्यों होता है, क्या होता है, ये सब ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। तो इसी के साथ हमारा ये जो लेक्चर नंबर 7 है ये हम लोग स्टॉप करते हैं यहीं पे, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये हम लोग खत्म करते हैं। तो पूरी उम्मीद करता हूं कि ये जितने भी चैप्टर्स के अंदर हमने जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किया है ये आपको समझ में आ गया होगा। जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में, जिसमें आपके लिए एक और ऐसे ही बेहतरीन चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो एंड ये चैप्टर आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।